बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 15 हैलोजेंस और उसका पार्ट 3 करने जा रहे हैं हम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजेंस का पार्ट 2। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ क्योंकि ज़्यादा तवील थी इस वजह से मैंने इसके 2 पार्ट बना दिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजेंस का पार्ट 2 होगा और ओवरऑल ये जो हैलोजन की सीरीज़ चल रही है इसमें ये पार्ट 3 जो है बनने जा रहा है। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। कहाँ तक पहुँच गए थे? बुक खोल लीजिए, क्योंकि बुक खोलेंगे तो फिर आपके सामने ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आएंगी। दोबारा आगे बढ़ने से पहले ये बात रिपीट कर दूं कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं सबको ये सब समझ में नहीं आएगा, समझ में जिनकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होगी जिनकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, नए आने वाले हैं। जो बच्चे काफ़ी टाइम से साथ हैं, बेसिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग कर रखी हैं केमिस्ट्री की, बाकायदगी से वीडियोस देखते हैं और मेरी बात पर अमल भी करते हैं, लेक्चर्स को नोट भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि वीडियो 1 से 2 दफ़ा देखें और समझने पे ध्यान लगाते हैं, रटने पे ध्यान नहीं लगाते। ठीक है, तो ये जो टेबल बना हुआ है, टेबल 15.1 मेरे पास भी है, आपके पास भी होगा ओल्ड बुक में, पेज नंबर 267। इसमें यही 4-5 कॉलम्स बने हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और इसके अंदर एटॉमिक नंबर्स इनके हम डिस्कस कर चुके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट रूल के मुताबिक डिस्कस कर चुके, आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको हमने डिस्कस नहीं किया था। मैंने कहा था कि मैं इनको नहीं छेड़ूंगा, सिर्फ हल्का सा एक ओवरव्यू दिया है पिछली वीडियो में, वो घर और उसके रूम की मिसालें दे के SPDF सब शेल्स को इसको किसी हद तक बताया। उसके बाद 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन हैलोजेंस की स्टेट्स क्या हैं इसको हमने देखा, कलर्स क्या हैं इसको देखा, एटॉमिक साइज़ एंगस्ट्रॉम में क्या है इसको हमने देखा, आयोनिक साइज़ पे हमने जो है इसको ख़त्म किया था, बल्कि नहीं, आयोनिक साइज़ के बाद फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इस पे हमने ख़त्म किया था अपने अब पार्ट 2। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? एनर्जी नीड टू रिमूव द मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन, कि एक एटम के अंदर जो सबसे लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है, जो कि यकीनन न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर है, न्यूक्लियस की ग्रिप उसके ऊपर इतनी नहीं है, उसको रिमूव करने के लिए हमें जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। वो आपने रिमूव कर दिया, उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करना चाह रहे हैं जो उसके बाद जो है वो लूजली हेल्ड है न्यूक्लियस से, तो उसको रिमूव करने में आपको कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी? अब यहाँ पर किरदार आता है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का। वो जो पहला आपने रिमूव किया वो कहलाएगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और उसके बाद जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव किया उसको रिमूव करने में जितनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी उसको हम कहेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। और इसी तरह उसी एटम में से तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए जितनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी वो कहलाएगी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करना चाहते हैं तो फ्लोरीन का हमने देखा तो 1681 किलो जूल्स पर मोल, ये आपको जो है वो इतनी एनर्जी जो है वो ज़रूरत पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। और अगर क्लोरीन की बात आए तो 1257 किलो जूल्स पर एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी उसकी है, 1140 जो है वो ब्रोमीन की है और 1008 जो है वो आयोडीन की है। ये पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो अगला हमारे पास टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आयनाइजेशन एनर्जी का जो यूनिट है वो भी किलो जूल्स पर मोल है,
ये किलो जूल्स पर मोल, इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ठीक ठाक टाइम चाहिए, तो फिर आपको ये यूनिट इसका समझ में आएगा। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अगर हम देखें तो इसके साथ भी आगे किलो जूल्स पर मोल लिखा हुआ है, किलो जूल्स पर मोल, ये इसका यूनिट है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या ये? अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को देखें तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसमें आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी में, उसमें इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक हो गया। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, किसी एटम में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर। और आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का इखराज हो रहा है। तो दोनों सूरतों में एनर्जी का बड़ा गहरा किरदार है। इसमें एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है, एनर्जी आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। क्या इलेक्ट्रॉन को किसी एटम में जब आप ऐड करेंगे तब भी आपको एनर्जी चाहिए? बिल्कुल, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की पहले डेफिनेशन यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इसकी डेफिनेशन से समझाऊँ। अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट, जितनी अमाउंट एनर्जी की स्पेंट होगी, खर्च होगी, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल एटम, टू अ न्यूट्रल एटम। इस डेफिनेशन को ज़रा देख लीजिए। न्यूट्रल एटम कौन सा होता है? न्यूट्रल एटम ये है, जैसे ये सोडियम का एटम आपको नज़र आ रहा है, ये अकेला एक एटम है। ये एटम अभी किसी के साथ मिला नहीं है। अगर इसको कंपेयर करें NaCl, इसमें देखें तो यहाँ पर ये सोडियम का एटम न्यूट्रल नहीं है, ये क्लोरीन का एटम न्यूट्रल नहीं है, बल्कि ये कंबाइंड फॉर्म में है, इनके दरमियान केमिकल बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, इस सिचुएशन में सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया हुआ है, तो ये कंपाउंड की शक्ल है। ठीक है, न्यूट्रल एटम नहीं है ये यहाँ पर इस केस में एक न्यूट्रल एटम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन 11 हैं और प्रोटॉन भी 11 हैं। तो इस न्यूट्रल एटम की बात हो रही है, जो कि अकेला एक एटम है, वो किसी दूसरे एटम के साथ नहीं मिला हुआ किसी भी शक्ल में। ना तो किसी दूसरे एटम से, मेरा मतलब ये है किसी दूसरी फैमिली के एटम के साथ नहीं जुड़ा हुआ। जैसे कि यहाँ पर आप देखें, इसमें क्लोरीन के साथ ही अटैच हुआ हुआ है, बॉन्ड बनाया हुआ है, केमिकली रिएक्ट किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन किया हुआ है, यहाँ पर हुआ है। लेकिन इस शक्ल में ना तो ये अपने दूसरे फैमिली के, यानी कि ये सोडियम का एटम किसी दूसरे सोडियम के एटम के साथ ज्वाइन नहीं हुआ हुआ, ना ही ये सोडियम का एटम किसी दूसरी फैमिली के एटम के साथ इसकी तरह ज्वाइन हुआ हुआ है। ये न्यूट्रल एटम है, तो न्यूट्रल एटम इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसकी बात हो रही है कि इस न्यूट्रल एटम को अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो, अब यहाँ पर सोडियम की मिसाल बड़ी कॉमन सी है इसलिए मैं दे देता हूँ। अब यहाँ पर हम जो है वो सोडियम के बजाय अपने हैलोजेंस को ले लेते हैं, जैसे कि फ्लोरीन का एक न्यूट्रल एटम ले लेते हैं, जो किसी के साथ, जिसने कोई कॉम्बिनेशन नहीं किया हुआ, मिला हुआ नहीं है, केमिकल बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, ना तो अपने ही किसी फैमिली के एटम के साथ, ना ही किसी दूसरी फैमिली के एटम के साथ। ठीक है, एक न्यूट्रल एटम है फ्लोरीन का। अगर आप इसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे एक फ्लोरीन के एटम को, तो वहाँ पर वो क्या कह रहा है? अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट। ये इलेक्ट्रॉन एक देने के लिए भी आपको कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी।
अब डेफिनेटली आपके जहन में क्वेश्चन जो है वो अराइज हो रहा होगा कि सर आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसी एटम से रिमूव कर रहे हैं, वहाँ पर भी एनर्जी हमें कंज्यूम करनी पड़ रही है, खर्च करनी पड़ रही है, और किसी एटम को एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ रही है, खर्च करनी पड़ रही है। ये एनर्जी है क्या और इसका किरदार क्या है? क्या ये इतना ही अहम टॉपिक है? ये बहुत अहम टॉपिक है। अभी तक मैं 600 से 700 वीडियोस मेरे ख्याल में बना चुका हूँ, लगभग कोई ऐसे ही। केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं, लेकिन मुझे अभी तक खुद इस बात का अफसोस है कि मैं इस बुनियादी कॉन्सेप्ट पे वर्क नहीं कर सका। केमिकल एनर्जेटिक्स, जो बच्चे 9 से मैट्रिक में आए हैं उनको याद होगा केमिकल एनर्जेटिक्स का चैप्टर मौजूद है, बिल्कुल याद होगा आपको। लेकिन वो केमिकल एनर्जेटिक्स का चैप्टर जो है वो लास्ट ईयर वो इंक्लूड किया ही नहीं गया था बोर्ड में, बोर्ड के सिलेबस में उसको छोड़ दिया गया था। चैप्टर नंबर 10 है आई थिंक। तो इसीलिए केमिकल एनर्जेटिक्स के टॉपिक को मैंने छेड़ा ही नहीं है। इसी तरह मैट्रिक में भी केमिकल एनर्जेटिक्स का चैप्टर है ही नहीं। तो इसीलिए ये जो एनर्जी से रिलेटेड बातें आप सुनते रहते हैं ना, आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर और ये अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर फिर ये एनर्जी की बात आ जाती है, तो इसके बुनियादी वजह ये कि आपका होमवर्क अभी इतना अच्छा नहीं हुआ केमिकल एनर्जेटिक्स को लेके। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और आपको ये सीखना आना चाहिए कि एनर्जी का क्या किरदार है इस सारे मामले के अंदर। बहरहाल इसमें तो अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन जितनी कोशिश है उतना मैं आपको बता सकता हूँ कि एक न्यूट्रल एटम को अगर आपने इलेक्ट्रॉन देना है तो यहाँ पर भी आपको एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी की ज़्यादातर शक्ल जो हमें नज़र आती है वो हीट की शक्ल में नज़र आती है। एक आसान सा एक जुमला बता के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इसका सीनेरियो। एनर्जी हीट की शक्ल में होती है, या तो आप हीट का इजाफा करते हैं या हीट की कमी करते हैं। बात को ज़रा समझिएगा। आप वाटर बनाना चाहते हैं, हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, इसकी मदद से ही आप वाटर बनाएंगे ना। वाटर क्या है? H2O का मॉलिक्यूल, ये H2O, ये वाटर है। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा इसके ऊपर। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों बाज़ार से मिलती हैं, आप ले आए। आपको अब क्या करना है? आपको वाटर बनाना है। दो अलग बर्तनों में आप ये गैस लेके आ गए, दो अलग बॉटल्स में आप ये गैसेस लेके आ गए। आपने दोनों बॉटल्स में से गैसेस को निकाल के एक सिंगल बॉटल में जो है वो कर लिया, हाइड्रोजन गैस को भी और ऑक्सीजन गैस को भी कर लिया। अब आप चाहते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस से और ऑक्सीजन गैस से हाइड्रोजन के एटम अलग हो जाएं और ऑक्सीजन के एटम अलग हो जाएं और दोबारा ये एक नई तरतीब से मिलें, और वो तरतीब ये रही H2O। लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल हैं और जो ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल हैं, इनमें से एटम्स को अलग करना आसान नहीं है। आप हाथ से पकड़ के थोड़ी ना अलग कर सकते। तो हाइड्रोजन के एटम्स को अगर आपको अलग करना है तो इसके लिए आपको हीट की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके ये हाइड्रोजन के और हाइड्रोजन के एटम्स अलग होंगे। इसी तरह ऑक्सीजन के एटम्स को भी अलग करने के लिए आपको हीट की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये ऑक्सीजन के एटम इस शक्ल में आएंगे। अब जब हीट की बात आती है ना, तो हमारे जहन में फ़ौरन ये ख्याल आता है कि हम जो है वो शायद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जिस बर्तन में मौजूद हैं इसके नीचे शायद चूल्हा जला देंगे। हम चूल्हा जला देंगे, उससे क्या होगा? उससे हीट मिलेगी। जब हीट की बात आती है तो हमारे जहन में फ़ौरन ये बात आती है कि हीट देनी है। भाई ज़रूरी नहीं है, आप हीट ले भी सकते हैं। तो यहाँ पर इस केस में जब आप हाइड्रोजन के एटम्स को अलग करना चाहते हैं और ऑक्सीजन गैस के एटम्स को अलग करना चाहते हैं, क्योंकि जब ये अलग होंगे तो एक नई तरतीब से मिलेंगे। वो तरतीब ये रही, दो हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम्स, तब जाके वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा, यानी कि पानी बनेगा। इसमें हीट का किरदार ये है कि आप हीट देंगे नहीं, हीट लेंगे।
आप गर्म नहीं करेंगे इसको, बल्कि आप इसको ठंडा करेंगे। उसके लिए आप इस बोतल को उठा के डीप फ्रीज़र में रख देंगे। ठंडक आपको वहीं मिलेगी ना भाई, किचन में चूल्हे पे थोड़ी ना मिलेगी। तो आप इस बोतल को उठा के जब डीप फ्रीज़र में रख देंगे, डीप फ्रीज़र वहाँ का नॉर्मली टेम्परेचर -5 होता है जहाँ बर्फ़ जमती है। तो जैसे जैसे ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ठंडक मिलेगी, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और उसी ठंडे टेम्परेचर में एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जो इनको मजबूर कर देगा कि ये 2 हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के एटम के साथ मिलें और H2O का मॉलिक्यूल बनाएं। ये टेम्परेचर ही होगा जो इनको मजबूर करेगा कि पहले तो ये अलग अलग हों, फिर ये टेम्परेचर ही है जो इनको मजबूर करेगा कि इस शक्ल में ये मिल जाए और वाटर का मॉलिक्यूल बन जाए। 1 घंटे बाद आके, 1.5 घंटे बाद आके जब आप डीप फ्रीज़र में से इस बोतल को निकालते हैं, इसका ढक्कन खोलते हैं, तो अंदर आपको पानी नज़र आता है, वाटर। आपने पानी बना लिया। ये हीट क्या थी पहले ही बता चुका हूं, एनर्जी। इसको एनर्जी कहा गया है। समझ आ गई बात? तो एनर्जी का बहुत बड़ा किरदार है। अगर मैं एनर्जी वर्ड को ही यहाँ समझाने बैठ गया तो सुबह हो जाएगी, लेकिन एनर्जी पे बात तमाम नहीं होगी। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है साइंस की दुनिया का ये। लेकिन अभी जो बिल्कुल एक हल्का सा एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ मैं, वो सिर्फ यही है कि जब वो कह रहा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट, तो यहाँ पर भी हमने अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट ही तो किया है, एनर्जी को खर्च ही तो किया है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर आप हीट दे रहे हैं और हीट ले रहे हैं, 2 ही पोजीशंस हैं। या तो आप हीट किसी ऑब्जेक्ट को देते हैं या उस ऑब्जेक्ट से हीट लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक और मिसाल आपको देता हूँ। आपको आयरन प्लस सल्फ़र दोनों चीज़ें बाज़ार से मिल जाती हैं। आयरन पाउडर फॉर्म में मिल जाता है बाज़ार से, वो भी ले लीजिए। सल्फ़र भी पाउडर फॉर्म में होता है, ये भी ले लीजिए। ये पाउडर फॉर्म में होगा आयरन, ठीक है, साइंटिफिक स्टोर से मिल जाएगा। इन दोनों को मिक्स कीजिए, एक बर्तन में रखिए, आयरन और सल्फ़र के पाउडर को इनको मिक्स करके नीचे हीट दीजिए इसको। हीट देने से क्या होगा? अब आप हीट दे रहे हैं, एनर्जी का किरदार देखिए। अब आप हीट दे रहे हैं, इसमें क्या कर रहे थे? हीट ले रहे थे, इसमें हीट दे रहे हैं। तो इनको हीट मिलेगी तब जाके ये आयरन के एटम्स और सल्फर के एटम्स आपस में मिलेंगे और उसके नतीजे में पता है क्या बनेगा? आयरन सल्फाइड। ये कंपाउंड है, आयरन सल्फाइड ये एक कंपाउंड है। तो इस कंपाउंड को बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी आपको? आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ी। क्या एनर्जी आपने ली? नहीं। क्या एनर्जी आपने दी? जी हाँ, आपने एनर्जी दी इसको। बात समझ आ रही? इस केस के अंदर आपने एनर्जी ली, आपने इसको ठंडा किया। इस केस में इसको आपने गर्म किया। तो एनर्जी का किरदार समझ में आया? ये बहुत, मैंने समझने के 0.1% भी एनर्जी को अभी एक्सप्लेन नहीं किया मैंने, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो बहरहाल हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरफ जब हम चलते हैं तो वो क्या कहता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल एटम। किसी न्यूट्रल एटम को, हम ये फ्लोरीन की एग्जांपल ले रहे थे, अगर इस फ्लोरीन के एटम को आप एक इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं तो इतना आसान नहीं है इसको एक इलेक्ट्रॉन देना। मिटा दूं ये सब? तो ये सब इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी। यहाँ पर जो केमिस्ट्री की दुनिया में ज़्यादातर एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं ना, तो हीट एनर्जी जो है अमूमन वही होती है। तो अगर आप इस फ्लोरीन के न्यूट्रल एटम को चाहते हैं कि इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो जाए और ये फ्लोरीन जो है वो फ्लोराइड आयन बन जाए, माइनस माइनस है ना, फ्लोराइड आयन बन जाए, तो इसके लिए आपको हीट देनी पड़ेगी। जो हीट आपको, जो एनर्जी आपको स्पेंड करनी पड़ेगी, उसको आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
समझ में आ गई बात? तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये क्लोरीन का एक एटम है, इसको आप एक इलेक्ट्रॉन दे के इसको क्लोराइड आयन बना दीजिए। ये आयोडीन का एक एटम है, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे के आप जो है वो आयोडाइड आयन बना दीजिए। और ये ब्रोमीन का एक एटम है, इसको आप एक इलेक्ट्रॉन दे के इसको ब्रोमाइड आयन बना दीजिए। तो इसके लिए आपको एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, खर्च करनी पड़ेगी, तब जाके एक इलेक्ट्रॉन इसका हिस्सा बनेगा। इस तरह से ये बनेगा और आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आयन्स कहलाएंगे, क्योंकि ये सब हैलोजेंस से आयन बने हैं। ये आयन्स किससे बने हैं? ब्रोमाइड आयन ब्रोमीन से बना है ना, हैलोजन से। फ्लोराइड आयन फ्लोरीन से बना है ना, हैलोजन से। क्लोराइड आयन क्लोरीन से बना है, हैलोजन से। आयोडाइड आयन आयोडीन से बना है, आयोडाइड हैलोजन से। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारे आयन्स को हम कहेंगे हैलाइड आयन्स। हैलाइड आयन्स, समझ में आ गई बात? इनको हम हैलाइड आयन्स कहेंगे। ठीक है भाई। और इंडिविजुअली इनको अलग अलग कहेंगे। कोई पूछेगा भाई Br- जो है ये क्या है, आप कहेंगे ये हैलाइड आयन है। तो वो बोलेगा भाई ये तो वही बात हो गई, मैंने आपसे पूछा आप क्या हैं, तो आप जवाब दे रहे हैं मैं इंसान हूँ। भाई मुझे पता है आप इंसान तो हैं, आप नाम बताइए, मैं आपसे नाम पूछना चाह रहा हूँ। तो आप बोलते हैं मेरा नाम जो है वो अहमद है। तो पहले वाला जवाब जो था क्या वो गलत था? नहीं, पहले वाला जवाब भी सही था। आपने कहा, उसने पूछा आप कौन है, आपने बोला मैं इंसान हूँ। तो बात आपकी सही है, आप इंसान हैं, आपने गलत जवाब नहीं दिया। तो बिल्कुल इसी तरह इनका जब पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो आप कहेंगे ये हैलाइड आयन है, ये भी हैलाइड आयन है, ये भी हैलाइड आयन है, ये भी हैलाइड आयन है। लेकिन वो बोलेगा भाई मैं ठीक है, ओके फाइन, ये हैलाइड आयन्स हैं, मैं जानता हूँ। जैसे उसने कहा कि मैं जानता हूँ आप इंसान हैं, ओके फाइन, गलत नहीं कहा आपने, लेकिन मैं आपका नाम जानना चाह रहा हूँ, इंसान के बाद क्या। तो इसी तरह यहाँ पर वो इसके बारे में बोलता है कि भाई ये क्या है, आप बोलते हैं हैलाइड आयन है। तो आगे वो बोलेगा भाई नाम बताइए, हैलाइड आयन तो बहुत सारे हैं, इसका क्या नाम है? तो आप कहेंगे इस हैलाइड आयन का नाम जो है वो ब्रोमाइड है। ब्रोमीन से ब्रोमाइड बनेगा, ब्रोमीन से ब्रोमाइड बनेगा। इसी तरह फ्लोरीन से फ्लोराइड बनेगा, इसी तरह क्लोरीन से क्लोराइड बनेगा, इसी तरह आयोडीन से आयोडाइड बनेगा। क्लियर हो गई ये बात? अब आगे चलते हैं। तो फ्लोरीन के एक न्यूट्रल एटम को फ्लोराइड आयन बनाने के लिए, यानी कि कब बनेगा फ्लोरीन का एक एटम फ्लोराइड आयन? जब फ्लोरीन के एक एटम को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और वो एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करने के लिए आपको जो एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। और वो कितनी होगी फ्लोरीन के मुकाबले में? फ्लोरीन के लिए वो होगी -328 किलो जूल्स पर मोल। अब मुझसे ये मत पूछिएगा सर इसके साथ माइनस क्यों आया, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है ये, बस इतना मैं बोल दूं। जिन बच्चों की बेसिक्स अच्छी हैं वो सेकंड में समझ जाएंगे कि माइनस क्यों आया। -328 किलो जूल्स पर मोल फ्लोरीन को फ्लोराइड बनाने के लिए। क्लोरीन को क्लोराइड बनाने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत है भाई? -349 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी आपको स्पेंड करनी पड़ेगी। ब्रोमीन को ब्रोमाइड बनाने के लिए -325 किलो जूल्स एनर्जी आपको स्पेंड करनी पड़ेगी। और आयोडीन को आयोडाइड बनाने के लिए -295 किलो जूल्स पर मोल आपको एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। उसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। केमिकल बॉन्डिंग पे जिनकी अच्छी ग्रिप है तो वो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट को जानते होंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये दोनों की दोनों क्या हैं? ये पावर्स हैं। पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देख लेते हैं। पावर ऑफ एन एटम, पावर ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल या कंपाउंड। किसी कंपाउंड में एक एटम की वो ताकत जिसकी मदद से वो क्या करता है? टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ
इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ अपनी तरफ उसको खींच के रखता है। अगर आपकी कोवलेंट बॉन्डिंग, आपकी केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर अच्छी ग्रिप है, अगर नहीं है तो देख लीजिए पूरा चैप्टर मैंने केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, ठीक है, वो देखिए। केमिकल बॉन्डिंग कोर कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का। अगर इस पर आपकी अच्छी ग्रिप नहीं है तो केमिस्ट्री में आप परेशान रहेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग का ये टॉपिक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक पावर है एक एटम की। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग की एक टाइप होती है जिसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि दो एटम जो है वो आपस में बाहमी इश्तराक करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन नहीं करते। जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर अगर आप देखें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का एटम जो है वो अपने अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट कर रहे हैं, अपने अपने लास्ट शेल को कंप्लीट कर रहे हैं। किस तरह से? अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करवा के। ये बड़ा सा एटम जो नज़र आ रहा है आपको क्लोरीन का नज़र आ रहा है, ये छोटा एटम जो है ये हाइड्रोजन का एटम है। ये दोनों मिल गए और HCl का मॉलिक्यूल बन गया। जब मिले तो क्या हुआ? हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए आगे दिया, ट्रांसफ़र नहीं किया। ये देने के लिए हाइड्रोजन का एटम खुद पास गया। इसी तरह क्लोरीन जो है इसके पास वैलेंस शेल में अगर आप देखें तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन में से ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन का, इसको मैं कलर कर रहा हूँ, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन का है। तो क्लोरीन का एटम भी आगे आया, हाइड्रोजन का एटम भी आगे आया, दोनों मिल गए इस तरह से कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया। ये पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स का बना है ये शेयर्ड पेयर बना है, और ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना के एट द सेम टाइम दो काम हुए हैं। क्लोरीन ने भी अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर लिया, उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और हाइड्रोजन ने भी अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर लिया, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बैक वक्त इसके पास भी है और वही इलेक्ट्रॉन बैक वक्त इसके पास भी है। बिल्कुल इसी तरह ये दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन बैक वक्त एट द सेम टाइम इसके पास भी है, और ये दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम इसके पास भी है। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये बन गया। लेकिन क्योंकि क्लोरीन का एटम बड़ा है, मैंने कहा ना कि इलेक्ट्रॉन्स को जो काबू करके रखता है, जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, अपनी तरफ खींच के रखता है, वो क्या होता है? न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स, जिसके पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, आपको पता है। तो इसी तरह का एक न्यूक्लियस जो है वो हाइड्रोजन के पास भी है जिसमें एक प्रोटॉन है। क्लोरीन के पास जो न्यूक्लियस है उसमें 17 प्रोटॉन है। हाइड्रोजन के पास जो न्यूक्लियस है उसमें एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन्स को क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखना है, तो जिसके पास ज़्यादा प्रोटॉन होंगे वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा। क्लोरीन के पास क्योंकि 17 प्रोटॉन है, इसलिए इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ज़्यादा अपनी तरफ खींच के रखेगा। और क्लोरीन की इसी सलाहियत को, इसी प्रॉपर्टी को, इसी क्वालिटी को, क्लोरीन की इसी पावर को, जिसको क्लोरीन इस्तेमाल करके क्या करेगा? इन अ कंपाउंड टू अट्रैक्ट, अपनी तरफ खींच के रखेगा। किसको? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ, अपनी तरफ इसको खींच के रखेगा। किसी एटम की इस पावर को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की वो पावर है जिसको इस्तेमाल करते हुए कोई एटम कंपाउंड के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच के रखता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच के रखेगा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम है, इसलिए हाइड्रोजन जो है वो इतना इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ना खींच के नहीं रख पाएगा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है। समझ में आ गई बात? तो हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब देखने जा रहे हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी, यानी कि वो पावर कितनी होगी अगर नंबर्स में हम मेजर करना चाहें। मिटा दूं ये नीचे वाले। तो अब हम जो देखते हैं, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है, आपको पता होना चाहिए पूरे पीरियोडिक टेबल में, 4.0। उसके बाद 3.0 जो है वो क्लोरीन की है। सॉरी, मैंने 3.5 लिख दिया था बाय मिस्टेक। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 3.0 है। और उसके बाद ब्रोमीन की 2.8 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और 2.5 है आयोडीन की। मतलब सबसे कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आयोडीन की है, उसके बाद ब्रोमीन की है, उसके बाद क्लोरीन की है और सबसे ज़्यादा जो है वो फ्लोरीन की है। ठीक हो गया भाई। अब इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? टेम्परेचर्स हैं। कौन से टेम्परेचर्स हैं? वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई चीज़ अपनी स्टेट में तब्दीली करती है। अगर वो सॉलिड है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर वो लिक्विड है तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर वो गैस है तो रिवर्स बैक करके दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो लिक्विड है तो दोबारा रिवर्स बैक करके सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे आइस है, आइस सॉलिड है तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, और आइस का अभी मौजूदा टेम्परेचर मिसाल के तौर पर -20 डिग्री सेंटीग्रेड है आइस का मौजूदा टेम्परेचर। अभी आप इसको गर्म करना शुरू करते हैं तो -20 से इसका टेम्परेचर आइस का -10 होगा, -5 होगा, -2 होगा, -1 होगा। जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा आगे बढ़ेगा, 0 और 1 के दरमियान होगा, यानी कि ये समझ लें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे जाएगा। अब देखिए, मैं एग्जैक्ट 0 नहीं कह सकता क्योंकि बच्चे एतराज़ करेंगे, बोलेंगे सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, मतलब जिस पे वाटर, लिक्विड वाटर फ्रीज होके आइस बन जाता है, और आप कह रहे हैं कि -20 से पीछे आइए। तो -20 से -10 पे आने के लिए आपको हीटअप करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। -10 से -5, -2, -1, 0, और जैसे ही 0 से आप +1 की तरफ आएंगे, यानी कि 1 की तरफ आएंगे, हीट बढ़ाते हुए वो आइस जो है उसकी स्टेट चेंज होना शुरू हो जाएगी, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। याद रहे, आइस जो है अब भी वाटर ही है सॉलिड फॉर्म में। लिक्विड जो है, लिक्विड वाटर तो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो लिक्विड वाटर में, सॉलिड वाटर से लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। कब? जब आप टेम्परेचर 0 से 1 की तरफ लाना शुरू होंगे। समझ में आ रही है बात? और आगे टेम्परेचर को बढ़ाते जाएं तो फिर वो पानी बनना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद उसका टेम्परेचर पानी का 2 डिग्री होगा, 5 डिग्री होगा, 10 डिग्री होगा। याद रहे, वो पानी बन चुका, वो पानी बन चुका, लेकिन अभी वो बहुत ठंडा है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर है। आप उसको और गर्म करते हैं तो वो 10 डिग्री हो जाता है, और गर्म करते हैं तो वो 20 हो जाता है, और गर्म करते हैं तो 50 हो जाता है, और गर्म करते हैं तो 90 हो जाता है, 99 हो जाता है। जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड उस पानी का टेम्परेचर होगा, अब वो अपनी स्टेट दोबारा चेंज करेगा। वो लिक्विड से अब गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, जिनको हम वाटर वेपर्स कहते हैं। वाटर वेपर्स कहते हैं, और वाटर वेपर्स पानी की वो शक्ल है जो कि हवा में उड़ सकती है, जिसको हम मॉइस्चर भी कहते हैं, जिसको हम नमी भी कहते हैं, जिसको हम ह्यूमिडिटी भी कहते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये स्टेट्स मैंने आपको समझाई हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट का ताल्लुक जो है, मेल्ट होना मतलब पिघलना। लिक्विड चीज़ें पिघलती नहीं है, सॉलिड चीज़ें पिघलती हैं। तो जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड चीज़ जो है वो पिघलना शुरू हो, सॉलिड से लिक्विड बनना शुरू हो, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड से लिक्विड बनना स्टार्ट हो, जिस टेम्परेचर पे, वो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा उस सॉलिड का। तो फ्लोरीन जो बेसिकली गैस है, उसको आपको पहले ठंडा करके लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्लोरीन, और उसके बाद उसी लिक्विड फ्लोरीन को और ठंडा करके आपको सॉलिड फ्लोरीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद और उसका टेम्परेचर आप गिराते रहें, कम करते रहें, माइनस में और आगे ले जाएं। फिर दोबारा जब आप रिवर्स बैक करेंगे तो जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड फ्लोरीन से सॉलिड फ्लोरीन में कन्वर्ट हुआ था, उसी टेम्परेचर में
वो सॉलिड फ्लोरीन लिक्विड फ्लोरीन में कन्वर्ट होगी, मतलब पिघलेगी, मतलब मेल्ट होगी, और वही उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। आइस वाली एग्जाम्पल याद रखिएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट फ्लोरीन का अगर हम देखें, जब फ्लोरीन को आप सॉलिड बना चुके तो वो है -220 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर है। माइनस में देखें, अगर -5 टेम्परेचर हो जाए तो हमारे दांत जमना शुरू हो जाते हैं, बर्फबारी हो जाती है भाई। -22 डिग्री सेंटीग्रेड कितना टेम्परेचर होगा, सोचिए ज़रा। तो इस टेम्परेचर पे ये सॉलिड हुई हुई फ्लोरीन पिघल के लिक्विड फ्लोरीन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। ये मत भूलिएगा कि इसकी नेचुरल स्टेट फ्लोरीन की गैस है। इसी तरह क्लोरीन गैस को अगर आप देखें, -101 क्लोरीन गैस को आपको पहले ठंडा करके उसको लिक्विड गैस, लिक्विड क्लोरीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर उस लिक्विड क्लोरीन को और ठंडा करके आपको सॉलिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर उस सॉलिड को गर्म करके आप ऐसे टेम्परेचर पे लाएंगे जिस पे वो सॉलिड क्लोरीन लिक्विड क्लोरीन में कन्वर्ट होगी। और किस टेम्परेचर पे ऐसा होगा? -101 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वो टेम्परेचर है जिस पे सॉलिड क्लोरीन लिक्विड क्लोरीन में कन्वर्ट होगी। इसका मेल्टिंग पॉइंट है -101। ब्रोमीन की तरफ चलें तो ब्रोमीन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो -7 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और इसी तरह आयोडीन का जो मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि आयोडीन की नेचुरल स्टेट देखें, आयोडीन बेसिकली सॉलिड होता है। ब्रोमीन जो है वो ऑलरेडी लिक्विड है। फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस की तरह आपको इनको पहले गैस में कन्वर्ट नहीं, सॉरी, फ्लोरीन और क्लोरीन की तरह, क्योंकि ये ऑलरेडी गैस फेज में है, तो आपको पहले टेम्परेचर गिराना है इनको गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, फिर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना है। ब्रोमीन ऑलरेडी लिक्विड है, तो आपको अब इसमें इतनी मेहनत नहीं करनी, इसको लिक्विड से बस सॉलिड में कन्वर्ट करना है, इसलिए -7 है इसका मेल्टिंग पॉइंट। जबकि आयोडीन को अगर देखें तो ये तो ऑलरेडी है ही सॉलिड में, तो इसको अगर मेल्ट करना हो तो इसको ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, इसको गर्म करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये तो ऑलरेडी है ही सॉलिड में, इसको हीट देनी पड़ेगी। जैसे प्लास्टिक का पीस है वो ऑलरेडी सॉलिड में, उसको मेल्ट करना चाहते हैं तो उसको आप हीट देंगे, ना कि हीट लेंगे। बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो लिक्विड्स का होता है। इसी फ्लोरीन को, गैस को हम ठंडा करेंगे तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पे फ्लोरीन गैस जो है फ्लोरीन लिक्विड में कन्वर्ट होगी। और वो टेम्परेचर कौन सा इसका? -188 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर फ्लोरीन जो है वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये टेम्परेचर इसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। इसी तरह -35 डिग्री सेंटीग्रेड क्लोरीन गैस का बॉइलिंग पॉइंट है। इस टेम्परेचर पर क्लोरीन गैस से क्लोरीन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और 59 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वो टेम्परेचर है ब्रोमीन का। ब्रोमीन ऑलरेडी लिक्विड में है, आपको इसको ठंडा नहीं करना, ब्रोमीन को आपको हीटअप करना है, इसको आपने गर्म करना है, इसको चूल्हे पर रखना है, ये लिक्विड है ऑलरेडी। तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पे ब्रोमीन जो कि लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो गैस ब्रोमीन में कन्वर्ट होना शुरू होगा। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड ब्रोमीन गैस ब्रोमीन में कन्वर्ट होना शुरू होगी वही उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। और 59 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड ब्रोमीन गैस ब्रोमीन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, स्टार्ट कर देगी। और आयोडीन क्योंकि सॉलिड है, इस पर उल्टा काम होगा, इस पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 183 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पे जाके आयोडीन जो है वो क्या होगा? वो बॉयल होना शुरू होगा। अब बॉयल तो होता है लिक्विड, आयोडीन की नेचुरल स्टेट सॉलिड है, तो पहले तो इसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब मेल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और किस टेम्परेचर पे मेल्ट होगा? 113 डिग्री सेंटीग्रेड। जब सारा आयोडीन सॉलिड से लिक्विड बन जाए तो आप उसकी जान ना छोड़ें, उसको आप हीट देते रहें, और हीट दें और हीट दें और हीट दें। और इस लिक्विड आयोडीन का टेम्परेचर जब 183 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तब जाके ये लिक्विड आयोडीन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी?
ये लिक्विड आयोडीन गैस आयोडीन में कन्वर्ट होगी और वही टेम्परेचर इसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है भाई, काफ़ी डिटेल्स हैं इसने तो वाकई प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजेंस ने मुझे भी थका दिया और आपको भी थका दिया होगा। बहरहाल इसको मिटाते हैं और जो बाकी 2-3 पॉइंट रह गए उनको भी डिस्कस करते हैं। मैं तो सोच रहा था आज अकरेंस जो है वो फाइनल कर दूं इसके साथ ही, लेकिन इन्होंने भाई इतना टाइम ले लिया है, अभी तो मुझे पता भी नहीं है कितना टाइम हो गया। मेरे ख्याल आधे घंटे से तो ऊपर की वीडियो बन ही चुकी होगी और आप भी काफ़ी बोर हो चुके होंगे। पता नहीं बोर हुए होंगे या नहीं होंगे, इसका तो मुझे नहीं पता। दोबारा से ये कॉलम बना लूँ ताकि मुझे थोड़ा सांस लेने का भी मौका मिल जाए भाई। एलिमेंट हो गया क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगला पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है X-X, सिंगल बॉन्ड एनर्जी। फिर आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में किलो जूल्स पर मोल। अब ये क्या है? X में पहले ही बता चुका हूँ कि हैलोजेंस को इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल X। तो एक हैलोजन है, दूसरा भी हैलोजन है, उसके दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। मिसाल के तौर पर एक क्लोरीन का एटम है और दूसरा भी क्लोरीन का एटम है, उसके दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है और जिसके नतीजे में ये Cl2 क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो वो उसके आगे लिखा हुआ है X-X सिंगल बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। अगर आप चाहते हैं कि ये Cl2 जिसमें 2 एटम हैं, यानी कि ये Cl-Cl मानी कि एक क्लोरीन और क्लोरीन एटम के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं तो आपको इसको हीट देनी पड़ेगी। उसके नतीजे में क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और सिंगल क्लोरीन के एटम्स जो हैं आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर ये क्लोरीन के एटम्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, आपने इनको अलग अलग करना है, क्लोरीन के एटम्स के फॉर्म में लेके आना। तो वो एनर्जी जो कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ दे, बल्कि वो एनर्जी जो कि किसी बॉन्ड को तोड़ दे, ठीक है, उस एनर्जी को हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको अगर आप देखें तो फ्लोरीन F2 है। इसकी मिसाल ये है F-F, यानी कि 2 फ्लोरीन के एटम आपस में जुड़ के एक फ्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्लोरीन को देखें तो Cl2, यानी कि 2 क्लोरीन के एटम मिलके आपस में क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ब्रोमीन को देखें तो Br2 और ये Br और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये डैश से मतलब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। और इसी तरह I2 आयोडीन का मॉलिक्यूल, ये इस तरह से आयोडीन डैश आयोडीन। नज़र आ रहा है आपको? तो ये जो बॉन्ड बने हुए हैं सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो, डबल कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, आयोनिक बॉन्ड भी हो सकता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी हो सकता है और पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, मेटेलिक बॉन्ड भी हो सकता है। किसी भी किस्म का बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड है, उसको अगर आपने ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो वहाँ पर आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और उस एनर्जी को हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्योंकि इन सब के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, इसलिए उसने पहले सिंगल बता दिया और साथ साथ ये भी बता दिया कि जनाब ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो 2 हैलोजन के एटम्स के दरमियान है और वो दोनों हैलोजन के एटम्स एक ही फैमिली के हैं। जैसे यहाँ पर ये
दोनों फ्लोरीन फैमिली के हैं, ये दोनों क्लोरीन फैमिली के हैं, ये दोनों ब्रोमीन फैमिली के हैं और ये दोनों आयोडीन फैमिली के हैं। ठीक है भाई, अब कितनी एनर्जी चाहिए जिसकी वजह से ये जो है वो बॉन्ड ब्रेक होंगे और एटम्स अलग अलग हो जाएंगे। इनको मैं लिख देता हूँ। वन 155 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी आपको चाहिए, तब जाके फ्लोरीन के दो एटम अलग अलग होंगे, उनके दरमियान जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, यानी कि ये। ठीक है भाई, ये अलग अलग होके F और F बनेगा। कितनी एनर्जी चाहिए? 155 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी आपको चाहिए। और अगर हम क्लोरीन को देखें तो यहाँ पर एनर्जी आपको ज़्यादा चाहिए, 242 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी आपको चाहिए। ब्रोमीन में 193 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी आपको चाहिए और आयोडीन में 151 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी आपको चाहिए। ठीक है भाई, उसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारे पास, इसमें रिडक्शन पोटेंशियल ब्रैकेट में इसने वोल्ट लिखा हुआ है। ये क्या है? इसके लिए मुझे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझानी पड़ेगी, जो कि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, एक दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक को कैथोड कहा जाता है, दूसरे को एनोड कहा जाता है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड की अगर एग्जाम्पल लूँ, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और इसके अंदर सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक जो है वो कैथोड है माइनस वाला और दूसरा जो है वो एनोड है प्लस वाला। सोडियम क्लोराइड को जब पानी में डालेंगे, जो सोडियम और क्लोराइड आयंस में टूट जाएगा। ये क्लोराइड आयन जो है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, किसको? ये जो एनोड है। ठीक है भाई, और ये सोडियम का आयन जो है, ये इसके पास जाके ये वाला क्या कहलाता है? कैथोड। तो सोडियम का आयन कैथोड के पास जाएगा एक इलेक्ट्रॉन लेने, क्लोराइड का आयन एनोड के पास जाएगा एक इलेक्ट्रॉन देने। समझ में आ गई बात? अब ये है रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन अगर आपको याद हो तो ये केमिकल, ये क्या डेफिनेशन है इसकी? रिडक्शन वो केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ हो रहा है? एनोड पे हो रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ हो रहा है? इस जगह पे, कैथोड पे हो रहा है। क्योंकि कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये सोडियम का आयन इसके पास आके एक इलेक्ट्रॉन इस कैथोड से लेगा। तो इसका मतलब सोडियम आयन के ऊपर क्या होगा? रिडक्शन का प्रोसेस होगा। ठीक है, अगर रिडक्शन ऑक्सीडेशन इस पे अच्छी ग्रिप नहीं है आपकी, तो वीडियो निकालिए मेरी, तफसील से मैंने बात की है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन लिखिए, यूट्यूब सर्च बार पे वो आ जाएगी। ठीक है भाई, अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लेने वाली जो पोजीशन है इनकी, अगर सोडियम के आयन को देखें, इसके अलावा एक मैग्नीशियम का आयन भी है, इसके ऊपर 2+ होता है। सोडियम के आयन पे प्लस नहीं है बल्कि +1 है। इसका मतलब सोडियम के आयन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैग्नीशियम के आयन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर थोड़ा सा गौर करें तो इसकी टेंडेंसी या इसकी कोशिश इलेक्ट्रॉन को लेने की, इसके मुकाबले में किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, सोचने की बात है भाई। देखें, ये भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना है। मैग्नीशियम के आयन को 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं कैथोड से। क्या दोनों सेम कोशिश करेंगे? क्या दोनों सेम कोशिश करेंगे? नहीं, डिफरेंट कोशिश होगी। यहाँ कोशिश जो वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर दोबारा अगर एनर्जी की फॉर्म में इस्तेमाल करूँ, तो ये सोडियम का आयन इस कैथोड से जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसको कुछ एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ेगी, कुछ एनर्जी का खर्च करना पड़ेगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, और उसी को हम वोल्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गई बात?
इसको हम वोल्ट में रिप्रेजेंट कर। अभी वो इलेक्ट्रिसिटी को भूल जाइए, वो जो आप वोल्ट वगैरह उसमें पढ़ चुके हैं उसको छोड़ दें अभी, वरना गुम हो जाएंगे यहाँ पर। अभी सिर्फ जितना बता रहा हूँ उसको ध्यान रखें। सोडियम का आयन जो है उसको, उसकी जो टेंडेंसी है, उसकी जो कोशिश है कि कितना वोल्ट, उस कोशिश को अगर मैं बताना चाहूँ कि भाई इसकी कोशिश ज़्यादा है, इसकी कोशिश कम है, तो ये कोशिश जो होगी इसकी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लेने की, और मैग्नीशियम के आयन की कोशिश जो होगी इलेक्ट्रॉन को लेने की वो कम होगी और इसकी ज़्यादा होगी। तो भाई कम और ज़्यादा थोड़ी ना होती है। इन दो लफ्ज़ों पे गौर करें ज़रा। आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं चीनी दे दो। चीनी कितनी चाहिए भाई? मुझे ज़्यादा चीनी दे दो। ज़्यादा क्या, कितनी भाई? आप बोलोगे नहीं चलो मुझे कम चीनी दे दो। भाई कम चीनी कितनी? तो ये नॉनसेंस सी बात है, इलॉजिकल बात है, गैर मंतकी, समझ में नहीं आएगी सामने वाले को। ज़्यादा और कम कुछ भी नहीं होता। आपको नंबर्स में बताना पड़ेगा। भाई 2 kg शुगर दे दो, 10 kg शुगर दे दो, 20 kg शुगर दे दो। अब शॉपकीपर को बात समझ आ रही है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर जब ये सोडियम का आयन, ये इसकी कोशिश होगी कि ये एक इलेक्ट्रॉन को ले, तो कितनी कोशिश होगी भाई? 10 कोशिश होगी। और उस कोशिश को हम नाम क्या देंगे? क्या किलोग्राम नाम दे दें? जैसे हमने चीनी जब लेने गए थे तो हमने बोला था 10 किलोग्राम चीनी दे दो। तो यहाँ पर भी क्या किलोग्राम यूज़ करेंगे? उससे अंदाज़ा करेंगे कि हम ये 10 किलोग्राम जो है वो सोडियम की कोशिश है और 5 किलोग्राम जो है वो मैग्नीशियम की कोशिश है इलेक्ट्रॉन को लेने की। नहीं, किलोग्राम नहीं, वोल्ट। वोल्ट। अब समझ में आपको कैसे आएगा अभी बताता हूँ। सोडियम का आयन जो है वो 10 वोल्ट मिसाल के तौर पर, उसको एनर्जी रिक्वायर्ड है इस एक इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए। मैग्नीशियम के आयन को 5 वोल्ट जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड है इस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए। बात समझ आ रही है अब आपको? कम ज़्यादा करके आर्बिट्ररी वैल्यूज़ आपको दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लिक करे ये चीज़, क्योंकि जिनकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर ग्रिप होगी वो तो सेकंड में समझ जाएंगे। ठीक है। तो सोडियम के आयन जो है उसकी वोल्ट में टेंडेंसी, कोशिश इलेक्ट्रॉन को लेने की वो कुछ और होगी। मैग्नीशियम के आयन की टेंडेंसी वोल्ट में कुछ और होगी। अब मैं इनकी वैल्यूज़ लिखता हूँ ताकि थोड़ी सी पिक्चर आपको क्लियर हो। अब हम जो बात कर रहे हैं वो सोडियम की आयन की, या हम क्लोराइड के आयन की बात नहीं कर रहे, हम हैलोजेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम हैलोजेंस की बात कर रहे हैं यहाँ। तो रिडक्शन पोटेंशियल अगर हम देखें तो फ्लोरीन का 2.87 वोल्ट है। ठीक है, और क्लोरीन का अगर देखें तो 1.36 वोल्ट है, और 1.07 वोल्ट जो है वो ब्रोमीन का है, और 0.56 वोल्ट जो है वो किसका है? वो आयोडीन का है। तो वोल्टेज में लिखा हुआ है 2.87। सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो वोल्ट में किसका है? फ्लोरीन का। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक इलेक्ट्रिसिटी से मुताल्लिक है, केमिकल इलेक्ट्रिसिटी से मुताल्लिक है। ठीक है, तो इसमें इतनी बात मैं कर नहीं सकता, इसको बहुत आपको समझाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसके अंदर पूरी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं, बिजली का बनना है। ठीक है, आखिरी टॉपिक जो है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, 100 ग्राम वाटर के अंदर। पहले आपको ये बता दूं कि ये सॉल्युबिलिटी का टॉपिक जो है इसको अभी तो फ़िलहाल मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ इसकी वैल्यूज़ लिख देता हूँ यहाँ पर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। और ना ही नीचे जो लिखा हुआ है 1/2x2 प्लस ई माइनस, ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उससे x के ऊपर माइनस बना हुआ नज़र आ रहा होगा, ये हैलाइड आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है पानी के अंदर। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ? रिएक्ट्स रेडिली विद वाटर, तेज़ी के साथ रिएक्ट करते हैं ये फ्लोरीन जो है वो। ठीक है, मैंने कहा ना कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर को अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसकी सिर्फ वैल्यूज सुन लीजिए आप। यहीं पे वीडियो का अख्तिताम कर देते हैं। रिएक्ट्स रेडिली विद वाटर, फ्लोरीन जो है वो तेज़ी के साथ रिएक्ट करता है पानी के साथ। कितना पानी होना चाहिए? 100 ग्राम। 100 ग्राम वाटर में, इसकी वैल्यू कोई नहीं लिखी हुई। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो आपको नज़र आ रहा हो 0.5 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर के अंदर जो है वो
ये क्लोरीन रिएक्ट करेगा, डिज़ोल्व होगा, सॉरी 100 ग्राम वाटर के अंदर सिर्फ क्लोरीन कितना डिज़ोल्व हो पाएगा, 0.5 ग्राम, ठीक है। और 100 ग्राम वाटर के अंदर ब्रोमीन जो है वो कितना डिज़ोल्व होगा, 3.6 ग्राम, बहुत थोड़ा है। लेकिन सबसे कम जो हमें नज़र आता है वो हमें आयोडीन का नज़र आता है। आयोडीन का एक पीस लेके अगर उसको पानी में आप डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे ना 100 ग्राम वाटर के अंदर, तो 1 ग्राम आयोडीन भी डिज़ोल्व नहीं होगा। हम सॉल्ट को अगर कंपेयर करें, सॉल्ट 1 चम्मच आप लें, पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा ना। लेकिन आयोडीन 1 चम्मच आप ले लें, उसको हिलाते रहें, उसमें 1 ग्राम भी जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। सिर्फ 0.018 ग्राम जो है वो डिज़ोल्व हो पाएगा, ठीक है भाई। बस इसको यहाँ तमाम करते हैं अभी, और पार्ट 4 जो होगा हैलोजन का, उसमें हम अकरेंस देखेंगे, कहाँ कहाँ हैलोजेंस पाए जाते हैं। और उसके अंदर अगली वीडियो में ही हम जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ हैलोजेंस जो है उनको भी देखेंगे कि हमारी लाइफ में हैलोजेंस का क्या किरदार है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजेंस पार्ट 2 यहाँ पे हो चुका। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।